तो हेलो दोस्तों यार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हालांकि यार ये जो टॉपिक था ये मेरे को पिछले लेक्चर्स के अंदर लेना था, बट जो हमारा पिछला लेक्चर था वो था कूलम्ब्स लॉ को लेकर। हमने पिछले लेक्चर्स में कूलम्ब्स लॉ को एकदम बेसिक से और उसके जो भी इक्वेशन थे, जो न्यूमेरिकल थे, वो मैंने एकदम करवा रखे हैं। और आज हमारा टॉपिक होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको समझने से पहले हमको पहले कूलम्ब्स लॉ के ऊपर ही जाना होगा। तो पिछला लेक्चर से रिलेटिव मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। हालांकि उसको एकदम क्लियर करना है तो वो वीडियो देखना पड़ेगा। मैं केवल इतना बताऊंगा कि ये आपको समझ में आ जाए, क्योंकि अगर वापस उसको लेके बैठ जाएंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो कूलम्ब फ्लो के बारे में देखो कि जैसे भाई टू चार्जेस है, ये चार्जेस Q1 एंड ये चार्जेस Q2। इन दो के बीच में जो इंटरेक्शन होता है ना, उसके बारे में हमें कूलम्ब फ्लो बताता है। एंड जो इन बीच के बाद इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा ना, उसका जो फॉर्मूला है ये है F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो आर है ना, ये है दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन या डिस्टेंस। एंड Q1 Q2 है ये जो चार्जेस है। एंड के है जो एक कांस्टेंट है जो मीडियम पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन मीडियम। तो अब देखो, एंड कूलम्ब्स लॉ की मैंने कुछ लिमिटेशन भी बताई थी कि कूलम्ब्स लॉ कहाँ कहाँ पे लगता है, कहाँ कहाँ पे नहीं लगता है। तो कूलम्ब्स लॉ हमेशा लगता है पॉइंट चार्जेस, मतलब 2 पॉइंट चार्जेस के ऊपर। अगर जैसे मैंने दो स्पेयर रख दिए, यहाँ पे एक स्पेयर, यहाँ पे एक स्पेयर, यहाँ पे भी एक स्पेयर है, इस इन दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एंड इनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। अभी इन दोनों पे कूलम्ब्स लॉ नहीं लग पाएगा, क्योंकि ये तो यार एक्सटेंडेड बॉडी है। कूलम्ब्स लॉ तो केवल उन्हीं के ऊपर लगता है जब पॉइंट चार्जेस हो, पॉइंट चार्ज। ठीक है। तो ये हालांकि ये थोड़ा बहुत कूलम्ब्स लॉ के बारे में था। यहाँ पे Q1 तो Q2 है, वो इस पे इस साइड में फोर्स लगाएगा एंड Q2 पे Q1 लगाएगा इस साइड में फोर्स। मतलब कि जो कूलम्ब्स लॉ है ना, कूलम्ब्स लॉ के अनुसार भाई फोर्स मैग्नीट्यूड में तो इक्वल रहती है, बट डायरेक्शन में अपोजिट लगती है। जैसे भाई पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों रिपल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव है तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। अब हम चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर। देखो कि इसको मैं एकदम बेसिक से शुरू करता हूँ। तो इसका बेसिक्स क्या है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है Q1, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है Q2। अब मैं आपको यहाँ पे पूछूं कि भाई Q1 के ऊपर Q2 फोर्स लगाएगा, ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, इस डायरेक्शन के अंदर लगाएगा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। एंड इसके ऊपर फर्स्ट चार्ज जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। अब जैसे देखो कि इसके ऊपर ये जो अभी केवल दो चार्ज ही है, दो चार्ज है, ये दोनों इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। अब मैं आपको पूछूं कि भाई यहाँ पे मैंने एक चार्ज और रख दिया Q3, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या है कि इन दोनों चार्जेस के पहले जो फोर्स लग रहा था, जो इंटरसेक्शन था पहले, अब मैंने एक इसके पास में Q3 चार्ज और रख दिया। अब क्या कुछ फर्क पड़ेगा इसके ऊपर या नहीं पड़ेगा, ये आप बताओ कि भाई अब ये जो फोर्स लगा रहे हैं इनमें कुछ फर्क पड़ेगा? ज्यादा फोर्स लगा पाएंगे, कम लगा पाएंगे, या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? तो देखो कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें यही बताना चाहता है कि जैसे चाहे कितने भी चार्जेस हो, जैसे Q1 का Q3 है, यहाँ पे Q3 चार्ज है। अब जब Q1 इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन के अंदर लगाएगा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। एंड Q2 जो है वो भी इसी के ऊपर फोर्स लगाएगा F ऑन 3 ड्यू टू 2। मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें यही बताना चाहता है कि भाई चाहे कितने भी फोर्स लगा दो, कितने भी चार्जेस रख दो, किसी एक चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लगेगा ना, वो किसी बाकी चार्जेस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। ये है ना, ये उसी इंटेंसिटी के साथ में इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसके ऊपर। या इसके ऊपर मान लो या इसके ऊपर मान लो। अब ऐसा नहीं कि भाई तीसरा चार्ज पास में आ गया तो इनकी कुछ मैग्नीट्यूड में कमी हो जाएगी, कोई कमी नहीं होने वाली है। हालांकि नेट फोर्स के अंदर होगा ना, जैसे एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर कुल चार्जेस 5 या 6 चार्जेस है।
तो नेट फोर्स के अंदर कुछ चेंज होगा, बट जो आपस में एक दूसरे के फोर्स में कोई चेंज नहीं होगा। तो अब देखो, अब आगे चलते हैं हम। एक बार मैं उस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को नाम को एक बार फिर से लिख देता हूँ सही से। तो अब देखो कि भाई एक बार इनको मैं मिटा देता हूँ। जैसे देखो मेरे पास में 3 चार्जेस है, Q1 यहाँ, तो ये 3 चार्जेस है। अब जैसे देखो कि भाई नेट फोर्स है Q3 के ऊपर, कौन कौन फोर्स लगाएगा, Q3 के ऊपर ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये आपको पता है ना। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, एक तो ये हो गया, एंड एक 3 के ऊपर लगाएगा सेकेंड चार्ज है फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, इन दोनों का वेक्टर सम। तो अब मान लो कि भाई ये एक सिस्टम है पूरा, ठीक है। अब इस सिस्टम के अंदर किसी एक चार्जेस के ऊपर जो भी फोर्स लग रहे हैं ना, वो सभी के फोर्स का वेक्टर सम निकाल देना, आपके पास में नेट फोर्स आ जाएगा। तो अभी जो नेट फोर्स है एफ नेट, ठीक, एफ नेट है ये है ये। अब मैंने इसके ऊपर एक चार्ज और रख दिया, यहां पे मैंने रख दिया Q4, ठीक है। अब Q4 के ऊपर कौन कौन फोर्स लगाएगा ये भी लिख दो आप। तो 4 के ऊपर एक तो 1 लगाएगा, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1, प्लस फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 2, प्लस फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3, एंड 2 तो खुद के ऊपर फोर्स लगाता नहीं है, ठीक है। इन सभी का वेक्टर सम होगा ना, इन सभी का जो वेक्टर सम होगा ये हो जाएगा एफ नेट, ठीक है। तो अब मैंने कुछ देर पहले एक लाइन बोली थी कि भाई इस सिस्टम के अंदर जो नेट फोर्स है ना, उसके नेट फोर्स में कुछ चेंज आ जाएगा, या बढ़ोतरी हो जाएगी या कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे एक एक चार्जेस जोड़ते हैं, एक फोर्स ऐड हो गया, तो देखो कि इनके आपस में ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है या ये इसके ऊपर फोर्स लगा, उसके अंदर कोई कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मतलब कि एक बार फिर से समझो कि Q4 के ऊपर ये फोर्स लगाएगा, तो ये चार्जेस इसको कुछ नहीं बोलेगा, ये बोलेगा कि भाई तेरे पास में जो है वो फोर्स लगा, मैं साइड में बैठा हूँ, ये इसके ऊपर फोर्स लगा देगा। उसके बाद में ये लगाएगा, ये लगाएगा, उस टाइम ये भी बीच में नहीं आने वाला है, ये जो अपना काम है ना ये अपना कर लेगा, ठीक है। तो और फाइनल में जो नेट फोर्स है ना उसमें चेंज आ जाएगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो यहां तक अब जैसे एन चार्जेस हो, एन चार्जेस, जैसे मैं एन चार्जेस है, तो एफ नेट कितना होगा, फोर्स ऑन एन चार्ज ड्यू टू 1, एंड फोर्स ऑन एन एन माइनस 1, ये हो जाएगा एफ नेट, ठीक है। तो दोस्तों यार, जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की जो डेफिनेशन है, जो आपको एग्जाम के अंदर बोर्ड में डेफिनेशन आएगी, जरूरी नहीं है कि डेफिनेशन ही आए, क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन आ जाए तो कैसे लिखना है वो लिख लो। हालांकि कंपटीशन में डेफिनेशन नहीं आती है, थ्योरी नहीं आती है, क्वेश्चन आते हैं वहां पे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की डेफिनेशन क्या है, इन ए सिस्टम थोड़ी बहुत स्पेलिंग गलत हो सकती है, उस पर आप ध्यान मत रखना है, आपको देख लेना। इन ए सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, थोड़ा तीसरा जा सकता है, in a system of n charges the total electrostatic force, Fe का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना।
टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वन चार्जेस is the vector sum due to all remaining charges. All remaining charges on this charge. ये डेफिनेशन वही है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, ठीक है। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, देखो कि इन ए सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, मैंने सिस्टम बताया था, जैसे इसके अंदर एन चार्जेस, 6 चार्जेस भी हो सकते हैं, 7 चार्जेस भी हो सकते हैं, 9, 10, 20, 30 कितने भी चार्जेस हो सकते हैं, तो उसे एक सिस्टम बोल दिया। तो देखो दी टोटल टोटल फोर्स ऑन एनी वन चार्जेस, सिस्टम के अंदर मान लो 10 चार्जेस है, उसमें से हमने किसी को टारगेट कर लिया, जो 7वें नंबर पे चार्जेस है उसको 7वें नंबर चार्जेस को हमने टारगेट कर लिया, ऑन एनी वन चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्जेस। जो बाकी के जो भी चार्जेस है उसको ऊपर जो फोर्स लगाएंगे उनका जो वेक्टर सम है वो उसके ऊपर एक नेट के रूप में हो जाएगा। यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और मैंने जो एक बात बताई थी उसे भी ध्यान में रखना है कि भाई किसी जैसे पहले दो चार्ज है Q1 एंड Q2, तो Q3 के आने पर Q1 में Q2 के फोर्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो उस पे उसी के पहले जिस थे वैसे का वैसा ही फोर्स लगाएंगे, लेकिन जो नेट फोर्स होगा उसके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। मतलब कि जितने चार्ज होंगे ना यार, सिंपल सी बात है, जितने चार्ज ज्यादा होंगे उतना ही जो फोर्स आएगा वो ज्यादा आएगा, नेट फोर्स, ठीक है ना। लेकिन आपस में कोई बाधा नहीं आएगी। तो अब हम इससे कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल से यार टॉपिक की फील होती है हमें। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं। सबसे पहले लेंगे पॉलीगन टाइप। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाऊंगा मैं। तो जो भी बोर्ड के हैं वो ऐसा मत समझना कि यार ये सब हमारे बोर्ड में आएंगे नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग का जो लेक्चर है ना वो बोर्ड से रिलेटिव धीरे धीरे हमने लेवल अप कर देते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में लिख देता हूँ एक बार, क्योंकि अगर अभी वीडियो के चलते क्वेश्चन लिखूंगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक ट्राइंगल है, ठीक है ना। यहाँ पे ऊपर आप लिख भी सकते हो, पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल, ठीक है। पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, हमारे पास में एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की साइड है वो है ए, मान लो आप, इसकी साइड है ए। तो हमें नेट फोर्स ऑन चार्जेस एट वर्टेक्स सी, सी के ऊपर क्या है, जैसे इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी मान लेता हूँ। सी के ऊपर जो चार्ज है ना ये क्यू, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो हमें बताना, कितना लगेगा क्या लगेगा वो निकालना है। आप ट्राई करो, उसके बाद में मैं करता हूँ।
तो अब चलिए, अब इसको मैं करने का ट्राई करता हूँ। ज़्यादा कोई हैवी नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है, बोर्ड के लेवल का है। अभी तक तो काफी क्वेश्चन बोर्ड के लेवल के हो गए। तो अब इसके अंदर हमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास में 3 चार्ज है, सी के ऊपर जो चार्ज है ना उसके ऊपर हमको नेट फोर्स निकालनी। तो सबसे पहले तो यार ये देखो, ये एक ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये रिपल करेगा किस डायरेक्शन में, जो इन दोनों चार्जेस के जो लाइन ज्वाइनिंग है ना उसके अकॉर्डिंग ही, लाइन ज्वाइनिंग अकॉर्डिंग, उसके सेंटर के लाइन ज्वाइनिंग अकॉर्डिंग ये इसके ऊपर इस दिशा में लगाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं एफ फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। ठीक है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। एंड ये जो बी है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव है तो रिपल करेगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इनकी जो वैल्यू है वो हम निकाल लेते हैं। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, इसका क्या होगा, दोनों मैंने कूलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला है पिछले लेक्चर्स में भी समझाया था, और जो इस लेक्चर में काम आएगा वो मैंने यार लेक्चर स्टार्ट होने के पहले मतलब कि जो समझा दिया था शुरुआत होता ही, क्योंकि उसके बिना तो ये लेक्चर पूरा समझ में नहीं आएगा। मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था कूलम्ब्स लॉ का, के क्यू वन क्यू टू अपॉन में दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन होती है वो आर, आर का स्क्वायर। तो अब देखो कि इसके ऊपर ये इस दिशा में एफ फोर्स ऑन सी ड्यू टू, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, के है जो कांस्टेंट है, एंड ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, तो हम टोटल कर देंगे क्यू का स्क्वायर। ठीक है, एंड इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है ए, तो ए का हो जाएगा स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया। तो अब हम निकालेंगे फोर्स ऑन, यहाँ पे बी करना थोड़ा गलती, यहाँ पे आप थोड़ा सही कर लेना, एंड यहाँ पे भी के ही आएगा, एंड ये चार्ज भी क्यू, ये चार्ज भी क्यू, तो के क्यू का स्क्वायर, दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो ए, तो ए का स्क्वायर हो गया। अब आप देख रहे हो ना कि दोनों फोर्स है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। तो अब एक कंसेप्ट आप ध्यान में रखना कि भाई जब भी दो फोर्स लग रहे हैं सेम, सेम मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड में, तो जो उनका रिजल्टेंट होता है ना वो होता है एकदम बीचों बीच। तो देखो जब दोनों फोर्स इक्वल होते हैं ना तो उनका रिजल्टेंट बीच में आ जाता है। बट बट जैसे दोनों फोर्स अलग अलग हो गए तो क्या फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूं, इसको कॉपी में नोट कर लेना आप। तो इसका फॉर्मूला है अंडरवुड F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। ठीक है ना, यस, कोस थीटा। तो ये आ गया, इसको मैं मिटा देता हूं फिर से। तो ये देखो कि जैसे एक फोर्स ये है F1 F2, एंड जो थीटा है ना वो थीटा आएगा इन दोनों के बीच में जो एंगल है, जैसे यहाँ पे ये थीटा है तो ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो थीटा होगा 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, तो कोस 60 डिग्री आ जाएगा। थीटा और भी कुछ हो सकता है, उसको भी ध्यान में रखना। तो अब इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं, ये तो यहाँ पे तो दोनों फोर्स इक्वल है, तो हम F1 की जगह F लिख सकते हैं, F स्क्वायर, एंड F2 की जगह भी F ही लिख सकते हैं, F का स्क्वायर प्लस F1 F2, तो ये इक्वल है तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2F का स्क्वायर कोस 6 थीटा 60 डिग्री होगा ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फिर से, ठीक आ रहा है। तो देखो यहाँ पे थीटा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 60 डिग्री 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, ये ये इसके वर्टेक्स पर है तो यहाँ थीटा ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। इसका ऊपर अंडरवुड लगाना है, ये मत भूल जाना। तो ये दोनों हो जाएगा 2F का स्क्वायर प्लस ये भी 2F का स्क्वायर, एंड कोस थीटा कितना होता है, जैसे कोस थीटा होता है 1/2, ठीक है ना, इंटू 1/2। तो ये इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो इसको मैं मिटा देता हूं, एंड 1 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 1/2 था, इस 2 को मैंने
काट दिए आप, अब कंफ्यूज मत होना। अब कितना हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 3f², इसके ऊपर अंडर रूट। अब ये जो f के ऊपर स्क्वायर है तो ये तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा ना, ठीक है। तो f रिजल्टेंट या f नेट आ जाएगा √3f। ये है आपका आंसर, यह f रिजल्टेंट था √3f। f की जगह क्या है, तो f की जगह यही है, इसको थोड़ा ऊपर लेके आ जाते हैं, √3 के क्यूब का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यह है आपका आंसर। यहां तक अगर ये √3f आएगा तो ये तो यार ऑप्शन वाले में आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अगर बोर्ड में लिखना है तो यहां तक आपको आना पड़ेगा, ठीक है ना। बोर्ड के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये एफ की जगह आपको वो रख देना है। एक बार फिर से समझा देता हूं, आप ध्यान में रखना कि ये हमारे पास में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों वर्टेक्स के ऊपर पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इसकी साइड है ए। हमें इसके ऊपर जो फोर्स है, नेट फोर्स वो बताना है। तो ये जो ए वर्टेक्स के ऊपर जो चार्ज है क्यू, ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। इसका जो भी कूलम्ब्स लॉ से जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी। एंड इसके ऊपर ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इसकी वैल्यू ये आ गई। एंड हमने जब किसी चार्ज के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं ना, तो उसका रिजल्टेंट निकालने का ये फॉर्मूला था, ये हमने लगाया, थीटा है वो 60 डिग्री है। एंड फाइनल में हमारा आंसर आ गया √3 का एफ। एंड एफ की जगह ये मान रख दिया, तो ये था हमारा, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा ये मान आ गया, ठीक है। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन ही सेम ही ऐसा ही है, उसके अंदर थोड़ा डायग्राम है। ये इस ट्राइंगल की जगह मैं अब की बार स्क्वायर दे दूंगा, तो घबराने की बात नहीं है। स्क्वायर पे चलने से पहले यार मैं थोड़ा इसी के अंदर थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि भाई कंफ्यूजन, क्योंकि ऐसा होता है हर टॉपिक के अंदर यार पूरा समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ कंफ्यूज तो हम रहते ही हैं। तो मैं नहीं चाहता कि भाई कुछ भी कंफ्यूजन रहे। अगर आप मेरे चैनल पे आए हो, अगर आपने आधा घंटे का भी वीडियो देखा है ना, तो कुछ ना कुछ सीख कर जाओ आप। जैसे यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल बना दिया है, इसको ए बी सी, यहाँ पे है पॉजिटिव क्यू, यहाँ पे भी है पॉजिटिव क्यू, यहाँ पे मैंने रख दिया इस बार नेगेटिव का क्यू चार्ज, इसकी साइड है वो है ए। अब आपको इस ए के ऊपर जो चार्ज है ना माइनस का क्यू, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो आपको बताना है क्या, क्योंकि पिछले क्वेश्चन के अंदर तो तीनों ही पॉजिटिव चार्ज थे। अब मैंने एक जगह नेगेटिव रख दिया और उसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है। अब आप बताओगे कि भाई जो पिछले डायग्राम में था ट्राइंगल में, उस पे जितना लग रहा था उतना ही लगेगा या कम लगेगा या ज्यादा लगेगा, क्या चेंज आएगा, डायरेक्शन में चेंज आएगा, अदरवाइज जो भी होगा। तो उसके अंदर ही वही कंसेप्ट है। जैसे देखो यहाँ पे नेगेटिव क्यू चार्ज है, हमें एक इस चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो बताना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, क्योंकि ये एकदम फ्रीडम रूप में यहाँ पे फोर्स लगाएगा, इसकी वजह से कोई इसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये एकदम बिना चिंता के यहाँ इसके ऊपर फोर्स लगा, ये इसको पूछेगा भी नहीं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, आप ऐसा नहीं कि भाई इसकी वजह से कुछ इसमें चेंज आ जाएगा। तो के क्यूब का स्क्वायर अपॉन साइड है ए तो ए स्क्वायर। एंड अब यहाँ पे फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, के क्यू का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे नेगेटिव क्यू है, आपने नेगेटिव क्यू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्शन बता दी है कि ये नेगेटिव है, तो ये उसके ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाएगा। क्यों लगाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो अट्रैक्शन होगा इनके बीच में। ये भी पॉजिटिव है ये भी नेगेटिव है, इनके अंदर भी अट्रैक्शन होगा। तो अगर आपने डायरेक्शन बता दिया तो यार अब नेगेटिव लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यही कंफ्यूजन था, यही आपको यहाँ पे समझना था।
अब दो फोर्स है, दोनों फोर्स इक्वल है, आप देख सकते हो। अब इक्वल है तो वही जो मैंने फॉर्मूला बताया था, अब हालांकि इक्वल है तो रिजल्टेंट बीच में ही आएगा, लेकिन आपको तो भाई कंसेप्ट कंसेप्ट भी ध्यान में रखना है और फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एफ नेट बराबर, दोनों फोर्स इक्वल है, एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, टू एफ वन एफ टू की जगह दोनों फोर्स इक्वल है तो एफ का स्क्वायर, एंड यहाँ पे भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाए एफ स्क्वायर, ये दोनों एड हो गए, टू एफ का स्क्वायर, टू एफ का स्क्वायर, एंड कोस 60 डिग्री होता है 1/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा आपका रूट 3 एफ स्क्वायर, एफ तो बाहर आ जाएगा, रूट 3 एफ, ये है आपका इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा, ये है। पिछले इक्वेशन में इसमें सेम ही फोर्स आया है, तो नेगेटिव से आपको डरना नहीं है, फोर्स सेम है। एंड अब हम चलते हैं कुछ अगले कंसेप्ट की तरफ। अब मैं आपको स्क्वायर वाला क्वेश्चन दे देता हूं, उसके अंदर आपको बताना है इसके जैसा ही वो है, बस थोड़ा शेप चेंज कर दिया है। क्वेश्चन लिख देता हूं इनको मिटा के। तो इसके अंदर देखो, ये स्क्वायर है हमारे पास में, रेक्टेंगल रेक्टेंगल को रूप में देख रहे हैं हम, ये स्क्वायर है, ये इसको ए बी सी एंड डी, यहां पे मैंने रख दिया पॉजिटिव का क्यू चार्ज, यहां पे भी मैंने रख दिया पॉजिटिव क्यू चार्ज, यहां पे मैंने रख दिया नेगेटिव क्यू चार्ज, ठीक है। एंड यहां पे पॉजिटिव क्यू। आपको बताना है कि फाइंड एफ नेट ऑन चार्ज ऑन चार्ज एट सी, हाँ सी वाले पे ऊपर बता दो। तो अब इसके अंदर भी सिंपल है, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, जो मैं बता रहा हूं उसको देखो। तो देखो कि जैसे थोड़ा बहुत चेंज आई है, क्योंकि मैंने स्क्वायर दे दिया है, सी के ऊपर कौन कौन फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा, ठीक है। तो जो डी पे पॉजिटिव क्यू चार्ज, ये किस डायरेक्शन के अंदर लगाएगा, ये लगाएगा इस दिशा के अंदर, क्योंकि लाइन जॉइनिंग है इनकी, जो सेंटर की लाइन जॉइनिंग यही है, तो इसके अलोंग लगाएगा। एंड ये जो ए के ऊपर पॉजिटिव क्यू है, ये लगाएगा इस डायरेक्शन के अंदर, इनका नाम भी मैं लिख देता हूं, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, एंड यहां पे फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, एंड एकदम क्लियर दिख रहा होगा आपको। एंड ये बी के ऊपर जो चार्ज है, ये लगाएगा इस डायरेक्शन के अंदर, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। तो ये आपको डायरेक्शन का जो भी पंगा है, ये समझ में आ गया। अब हम इनका मैग्नीट्यूड के रूप में निकाल लेते हैं, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, ये क्या होगा कि ये भी पॉजिटिव क्यू है, ये भी नेगेटिव क्यू, हमने डायरेक्शन बता दी तो नेगेटिव को लेना जरूर। एंड इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये इनकी इसकी साइड ए ही है, ठीक है, ये भी ए ये भी ए, तो सारी ए ही होगी, जो इनके बीच की डिस्टेंस ए का स्क्वायर हो जाएगी। ये एफ सी डी हो गया। अब हम निकालेंगे ये फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी के, एंड ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, तो के क्यू का स्क्वायर अपॉन जो बीच की डिस्टेंस है वो ए का स्क्वायर। अब थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है,
अब ध्यान में क्या रखना है वो आपको पता चल गया होगा, समझ में आ गया ना। तो अब देखो, जैसे फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए के क्यू का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। यहाँ पे ए का स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है ना। ए का स्क्वायर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इनके बीच में हम डिस्टेंस अब यही थोड़ी लेंगे, ये वाली अब इनके बीच में डिस्टेंस थी वो थोड़ी चेंज हो गई है ना, ये हो जाएगी ये, ठीक है। अब ये क्या है, ये इस स्क्वायर का डायगोनल है, एंड स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? ए सी हो जाएगा रूट टू ए ही होगा, क्योंकि ये ए तो आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो, करण का इसका स्क्वायर अपॉन इन दोनों का स्क्वायर को ऐड कर देना, ठीक है। तो ये अब यहां पे भी हम ऐसे ही लिख देंगे रूट टू ए का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जैसे देखो अब कुछ भी नहीं करना है, एफ नेट निकाल लेना है। एंड इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये तो हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पे 2, एंड यहां से इसको रख के यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब देखो कि अब हमें आगे क्या करना है, हम कैसे ऐड करेंगे। तो ये एंड ये फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू, तो एक बार इस फोर्स ऑन सी ड्यू टू है इसको कॉप में नोट कर लो यार, क्योंकि ये फ्रेम से थोड़ा नीचे आ गया है, ठीक है। तो अब देखो कि ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पे हैं, तो हम इन दोनों फोर्स का पहले रिजल्टेंट निकालेंगे, इन दो का ही, एक इसका एंड एक इसका। इसको एक बार के लिए छोड़ दो, उसके उसके बाद में लेंगे फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। तो देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये दोनों फोर्स इक्वल है ना। तो ये एफ स्कोर हो गया, ये भी एफ स्कोर हो गया, यहाँ पे 2 एफ का स्कोर, क्योंकि F1 F2 वो फॉर्मूला मैंने एक बार लिखा है, तो एक बार फिर से लिख देता हूं। F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस थीटा, ये था फॉर्मूला, आप कप में लिख लेना। अब यहाँ पे F1 F2 यहाँ, बट यहाँ पे सेम है, तो 2F इसका स्क्वायर आ गया, एंड कोस थीटा, थीटा यहाँ पे कितना 90 डिग्री है ना, इसके और इसके बीच में थीटा 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री कितना होता है? साइन 90 डिग्री 1, साइन 0 डिग्री 0, तो कोस 90 डिग्री हो जाएगा 0। तो अब यहाँ पे 0 लगाएंगे तो ये 0 होकर यार टोटली ये तो हट ही जाएगा ना, ठीक है ना। या फिर अब आप ये 0 हो गया तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर टोटली 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली कितना होगा 2F ये हो गया, एंड F तो आ जाएगा बाहर, तो रूट 2F। तो अब देखो कि ये इनका रिजल्टेंट होगा ना, F4 FC एंड FC इनका रिजल्टेंट रूट 2F इस दिशा में होगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू इनकी दिशा में होगा, हालांकि थोड़ा आगे पीछे होगा, लेकिन होगा तो इसी दिशा में ना। ऐसे तो होगा नहीं, ऐसे होगा तो कट जाता। अगर ये एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो भाई
सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है। अब ये दोनों एक डायरेक्शन में, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो अब की बार जो एफ नेट होगा, जो अब टोटल नेट फोर्स होगा, तो क्या होगा, √2 एफ प्लस एफ सी ए। तो इसको देख लो, इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, F/2 लिख सकता हूं, क्योंकि के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इनको एफ बोला था, ये दोनों एफ के इक्वल हो गए, तो ये भी, इसको भी अलग से मैंने एफ मान लिया, एंड ये जो 2 है उसको अपॉन में बटे में लिख दिए। तो इसको क्या लिख दिया मैंने, F/2। एंड अब क्या करेंगे, एफ तो मैंने ले लिया कॉमन, √2 प्लस 1/2। अब इनको टोटली जोड़ के क्या आएगा, या आपको इतना ही कर लेना, हालांकि इसको जोड़, आप फालतू में एग्जाम में टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो जो एफ नेट आएगा उसको मैं यहां पे लिख देता हूं, एफ की जगह ये लिख देना, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड √2 प्लस 1/2। तो ये है आपका टोटल फोर्स। हालांकि इसको जब जोड़ोगे तो √2 प्लस, ये तो एलसीएम लेके उसके बाद मल्टीप्लाई करके, ये जो आंसर फालतू में टाइम वेस्ट करेगा उसके पीछे नहीं जाना है। तो अब देख लो कि भाई जो सी के ऊपर नेगेटिव क्यू था ना, उसके ऊपर ये फोर्स लगेगा टोटली। ठीक है, तो यार आपको ये समझ में आ गई होगा यार दोस्तों। अगर आपको ये यार, ये लेक्चर देखने के अंदर आपको क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है ना, तो यार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी करना। अब मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूं आपके, इसको मिटा के। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, वही हम स्क्वायर वाला ही लेते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करके। तो यहां पे ये मैंने स्क्वायर बना दिया, यह स्क्वायर, यहाँ पे क्यू चार्ज, यहाँ पे भी क्यू चार्ज, यहाँ पे भी क्यू, यहाँ पे भी क्यू, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इसको नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी, इसको दे दिया सी, इसको दे दिया डी, इसकी साइड है वो है ए। यहाँ पे सबकी जगह, तो अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे हमने सेंटर पे एक चार्ज रख दिया जो पॉजिटिव का क्यू चार्ज है। ठीक है, हमें निकालना है फाइंड नेट फोर्स ऑन सेंटर, सेंटर वाले चार्ज पे आपको नेट फोर्स निकालना है। ठीक है, तो आपको इस चार्जेस के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो लिख देना है। मैं इसको ऑप्शन भी दे देता हूं आपको, इसका ए ऑप्शन होगा, इसके बार ऑप्शन लिख देता हूं मैं फिर से। एंड जो बी ऑप्शन है ये है, एंड जो सी है,
तो ये यहाँ पे मैंने सारे ऑप्शन लिख दिए हैं। अब कौन सा करेक्ट होगा ये आप करके दिखाओ। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन मिलता है, क्या करना है आपको। कहाँ पे गया मेरा वो कपड़ा। तो मिटा, इन ऑप्शन को एक बार मिटा देता हूं मैं, ताकि स्पेस बचा रहे। स्पेस मिल जाए तो क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आता है। अगर एकदम बोर्ड पूरा भरा रहेगा तो यार समझ में भी नहीं आता है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ डायरेक्शन। ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, सेंटर इस डायगोनल के सेंटर पे है। यहां से जो डायगोनल जाता है यहां से इसके सेंटर पे है। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इस तरफ जो इसको रिपल करेगा तो इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगेगा। इसको नाम दे देता हूं मैं फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए। ठीक है। एंड ये जो डी के ऊपर जो पॉजिटिव किया ये भी इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। फोर्स ऑन ओ ड्यू टू डी ये। एंड ये जो नेगेटिव क्यू है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये यार ये तो इसको अट्रैक्ट करेगा ना। फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी मैंने, एंड ये क्यू है ये इसके ऊपर लगाएगा इस डायरेक्शन में, दोनों पॉजिटिव है। फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। ये सारा जो डायरेक्शन का खेल है वो आपको समझ में आ गया ना। एक बार फिर से समझा देता हूं। इस ये है पॉजिटिव क्यू, ये जो डी है डी के ऊपर पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू डी। एंड ये नेगेटिव है, नेगेटिव है तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर इसी डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगा दिया। एंड ये दोनों, ये तो पॉजिटिव है तो ये इस डायरेक्शन में, एंड ये पॉजिटिव तो ये इस डायरेक्शन में। तो अब आगे क्या करना है, अब इस क्यू के ऊपर नेट फोर्स निकालना है। तो अब देखो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, इसकी साइड है जो ए है, साइड है ना वो ए, ये मैंने लिख दिया के। तो इसके अंदर देखो कि ये क्यू है एंड ये क्यू है, ये क्यू क्यू। एंड अब ये जो स्क्वायर का डायगोनल होगा ना, डायगोनल क्या होता है, इसका डायगोनल होता है ए रूट टू होता है। ठीक है। हमने इसके बीच यहां से यहां तक के बीच की जो डिस्टेंस है इसको मान लिया आर। एंड ये जो आर है ना, ये आर है डायगोनल की आधी है, हाफ ऑफ डायगोनल है। तो इसमें हम टू से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा। तो इस टू को मैं लिख सकता हूं रूट टू लिख सकता हूं ना, क्योंकि जब रूट टू एंड रूट टू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा टू। अब इससे ये कट जाएगा तो अपॉन रूट टू, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है। ये आर क्या है, हाफ ऑफ डायगोनल। तो एक बार मैं ये ए अपॉन रूट टू नहीं लिख सकता हूं, नहीं लिखता हूं, सिंपली आर ही कर देता हूं। ठीक है। एंड फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी, बी ये इसको इस दिशा में फोर्स लगा रहा है, के क्यू क्यू। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है हाफ ऑफ डायगोनल ही है, तो मैंने उसको मान लिया आर। तो आर का स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर लगाना मैं भूल गया था, आप मत भूलना क्योंकि आप एग्जाम में लिख रहे होंगे। एंड फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी, ये इस दिशा के अंदर ये क्यू है, ये क्यू है, हाफ ऑफ डायगोनल है तो आर का स्क्वायर। अब डी ये है, इनके बीच की डिस्टेंस भी आर ही है, ये हाफ ऑफ डायगोनल है, इस दिशा के अंदर लगा रहा है। के क्यू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। अब सबसे पहले तो आप एक चीज समझो, अब आगे क्या करना है ऐसा होता है। इसको भी मिटा देता हूं। ये मैंने ये तो कैलकुलेशन की है ए अपॉन रूट टू लाने के लिए।
आर है ए अपॉन रूट टू, मैंने साइड में लिख दिया है ताकि भूले नहीं। एंड तो अब देखो, अब दिखने के अंदर तो ये चारों फोर्स है वो इक्वल है, ठीक है ना। दिखने के अंदर क्या है, फोर्स ए, फोर्स बी, फोर्स सी, फोर्स डी इक्वल है, तो ऐड कर सकते हैं ना। बट तो एक बार वो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी, उसको आप नोट कर लो क्योंकि वो फ्रेम से थोड़ा नीचे है, ठीक है। तो अब देखो ये चारों फोर्स है तो इक्वली, बट ये दोनों तो डायरेक्शन में अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो फोर्स सी एंड ए इनको मैं हटा भी सकता हूं, ठीक है ना। इनको क्यों हटाया, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगे, डायरेक्शन में अपोजिट एंड मैग्नीट्यूड में इक्वल, तो दोनों कैंसिल हो गए। तो बचे क्या, एफ ओ बी प्लस एफ ओ डी, ठीक है, ये दोनों बचे हैं। एंड ये थे दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर, एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। अब इनको हम कर लेंगे ऐड, वो कैसे करेंगे, के क्यू क्यू आर स्क्वायर प्लस के क्यू क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। अब आर की जगह ये मान रख देंगे, एंड सबसे पहले तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, के क्यू क्यू इसको कॉमन ले लिया, एंड इसकी जगह पे पी ए बटा रूट टू प्लस वन ए बटा रूट टू। यहां तक एक बार देख लो, आप समझो। एक बार है, यहां आपको इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है। इतना झंझट क्यों नहीं करना है, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वली है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो हम टू एफ कर सकते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब टू एंड एफ क्या है, के क्यू क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर, एंड आर की जगह क्या है, टू के क्यू क्यू आर की जगह मैंने रख दिया ए अपॉन रूट टू का स्क्वायर, एंड अब हो जाएगा टू के क्यू क्यू ए का स्क्वायर यहाँ पे, एंड रूट टू का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा टू, एंड टू आ गया यहाँ पे ऊपर। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा यार, फोर के क्यू क्यू अपॉन में एक का स्क्वायर। ये है इसका फाइनल आंसर। इसके ऊपर क्यू के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा ना, वो है ये। एंड ये कौन सा ऑप्शन था, शायद मेरे हिसाब से फोर्थ ऑप्शन था, तो वही करेक्ट होगा। इसको आप समझ लो। हालांकि मैंने यार दो तीन बार तो इसे समझा दिया क्वेश्चन में। अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम कैसा कंसेप्ट लेने वाले हैं, जैसे देखो कि आपको दो चार्जेस दे देते हैं, जैसे एक यहाँ पे, जैसे एक चार्ज रख दिया यहाँ पे, एंड एक चार्ज रख दिया यहाँ पे Q1 Q2। अब आपको एक थर्ड चार्ज दे देते हैं, जैसे आपको थर्ड चार्ज दे दिया Q3 है, उसको आप कहां पर रखोगे, जिसपे नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो कि आपको थर्ड चार्ज दे दिया Q3। अब आपको बोला कि भाई इसके लिए ऐसी जगह ढूंढो, ऐसी जगह पे रखो इसे, ताकि उसके ऊपर नेट फोर्स लगे जीरो, ठीक है ना। तो इसको हम इस टॉपिक को नाम भी दे सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, या किसी चार्ज को इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है उसे फाइंड करना होता है।
तो जो मेरा क्वेश्चन है वो है, यहां पे मैं लिख देता हूं थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम। थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको बोल दिया कि भाई ये है पॉजिटिव क्यू चार्ज एंड ये है पॉजिटिव का 4 क्यू चार्ज। आपको थर्ड चार्ज रखना है इस जगह पे जिसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो। तो तीन कंडीशन ही वेरी करेगी, या तो इसके उस तरफ या इसके इस तरफ या बीच में, ठीक है ना। अब हम तीनों कंडीशन को ट्राई करके देख लेते हैं किस कहां पे रखने पर नेट फोर्स 0 लगने वाला है। तो देखो कि मान लो कि मैंने इस साइड रख दिया, लेफ्ट साइड में, इस चार्ज लेफ्ट साइड में रख दिया, जैसे यहां पे मैंने क्यू चार्ज रख दिया। अब इसको ये है ना पॉजिटिव है दोनों, तो ये भी रिपल करेगा। ये 4 क्यू है, ये भी रिपल्सन, इनके बीच में भी रिपल्सन होगा, दोनों ये पॉजिटिव है, इनके बीच में रिपल्सन होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो एड हो जाएंगे। क्या लेफ्ट साइड में रख दिया, तो अब इसके ऊपर ये दोनों फोर्स लगाएंगे, एक ही डायरेक्शन के अंदर है, तो ये दोनों तो हो जाएंगे एड, तो जीरो तो होगा नहीं, यहाँ पे जीरो नहीं होगा, तो हम लेफ्ट साइड में तो रख नहीं सकते हैं। अब की बार मैंने रख दिया राइट साइड के अंदर, यहाँ पे रख दिया, मान लो क्यू पॉजिटिव क्यू चार्ज है, यहाँ पे रख दिया, तो ये 4 क्यू है, दोनों पॉजिटिव है, एक की है, तो ये इसको रिपल, इनके बीच में रिपल्सन होगा, एंड ये भी है क्यू चार्ज, ये भी पॉजिटिव, दोनों ये इनमें भी रिपल्सन होगा, तो इस तरफ ही दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो हो जाएंगे एड, एड हो जाएंगे। तो साफ साफ दिख रहा है जीरो तो होगा नहीं, इक्विलिब्रियम में तो यहाँ पे ये चार्ज होगा नहीं। अब जगह बची है बीच में ही, बीच में ही बची है ना, बीच में बची, तो अब क्या करेंगे, मान लो मैंने यहाँ पे रख दिया एकदम बीच में, ये पॉजिटिव है, ये इसके ऊपर इस दिशा में फोर्स लगा रहा है, मान लो इस दिशा में लगाएगा, एंड ये पॉजिटिव है, ये लगाएगा इस दिशा में। यहाँ पे पता चल गया ना, यहाँ पे दोनों अपोजिट दिशा में, अपोजिट है, अपोजिट है, तो मेरे को लगता है कट कटा के कैसे भी जीरो हो सकता है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि एकदम बीच में तो होगा नहीं, क्योंकि इसके बीच के अगर बीच में होगा तो दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी, डिस्टेंस इक्वल है बट चार्जेस अलग अलग है ना, तो इसकी वजह से फोर्स होगी वो ज्यादा हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत सोचने से समझ में आ जाता है कि इसके पास में थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, इसके पास में ज्यादा होगा ना, तो आर छोटा होगा, आर छोटा होगा तो फोर्स होगा ना वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि फोर्स होता है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो आर कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, इसीलिए हालांकि अभी पता नहीं है, जो हम आंसर निकालेंगे पता चलेगा, अभी हम अपने हिसाब से थोड़ा सोच लेते हैं, इसके पास में रख देंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगी तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तब तो इसका फोर्स ज्यादा और ये इसका चार्ज ज्यादा है, तो एकदम मिला के इक्वल होंगे एंड इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो अब हम उस डेरिवेशन से भी कर सकते हैं, करेंगे, क्योंकि केवल ये तो हमने सोचा है दिमाग से। तो अब देखो इसके अंदर, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं, जैसे इसको 1 एंड इसको 2, इसके अंदर मैं थोड़ी इंक डाल लेता हूं, तब तक आप ट्राई करो। मार्कर को भी प्यास लगती है, प्यास लगती है तो इसको भी इंक पिलानी पड़ती है। तो इसको मैंने 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, ठीक है। अब इस बीच वाले के ऊपर यहां पे मैंने मान लिया ओ है, ये ओ है, फोर्स ऑन ओ, इनको ए बी मान लेते हैं। तो ये देखो के क्यू एंड ये हो जाएगा क्यू, इसके बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली कि भाई एक्स है,
ये टोटल डिस्टेंस है इनके बीच की, ये मान लो एल है टोटल डिस्टेंस यहां से इन दोनों चार्जेस के बीच की, एंड मैंने मान लिया कि भाई इससे एक्स डिस्टेंस दूरी पे रख दिया मैंने, ठीक है, एक्स एक्स डिस्टेंस पे रख दिया, एंड एक्स का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, एंड यहां पे एक फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी के क्यू, यहां पे आ जाएगा 4Q, एंड इनके बीच ये भाई देखो ये पूरी एल है एंड ये हो गई एक्स, तो ये हो जाएगी एल माइनस एक्स, ठीक है ना। तो ये हो गई एल माइनस एक्स, तो एल माइनस एक्स का स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया आपको? अभी तक कुछ भी ऐसा? तो अब क्या करेंगे, हमको क्या है ना, इसको इक्विलिब्रियम में लाना है, तो इन दोनों फोर्स को इक्वल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो अब हम कर देंगे इन दोनों को इक्वल, के क्यू क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर, के क्यू 4Q अपॉन एल माइनस एक्स का स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ गया? तो अब कौन कौन कट रहा है पहले वो काट देते हैं, के से के चला जाएगा, एंड इस क्यू से ये क्यू गया, और इस क्यू से ये क्यू भी चला जाएगा। तो अब क्या क्या बचा है इसको लिख देते हैं, 1/x का स्क्वायर अपॉन 1/l माइनस एक्स का स्क्वायर। अब कैसे करेंगे हम, एल माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? एक बार यहाँ पे 4 भी तो बचेगा ना, यहाँ पे 4 बचेगा, तो अब क्या करेंगे, इसको हमने भेज दिया इस साइड, ऊपर भेज दिया एल माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर, एंड हम इसको यहाँ पे नहीं लाएंगे, हम इसको यहीं पे रखेंगे। क्यों रखेंगे ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4, इसको मैं इस साइड में कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, आप बीच से देखोगे तो समझ में, अगर आप पूरा देखते आ रहे हो तो आपको पता चल जाएगा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एल माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कर सकता हूँ ना, एंड यहाँ पे 4 आ जाएगा, एंड अब क्या, इस होल स्क्वायर को मैं उस साइड में भेज दूंगा, भेज सकता हूँ या नहीं भेज सकता हूँ, एल माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो होल स्क्वायर को इस साइड में भेजूंगा ना, तो अंडर रूट 4 हो जाएगा। अंडर रूट 4 का जब हम अंडर रूट खोलेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस का 2, ठीक है। एंड अब क्या होगा, प्लस माइनस 2x, क्योंकि ये x को मैंने उस साइड भेज दिया तो 2x हो गया। अब मैं कुछ मिटा देता हूँ, आप यहां तक लिख लिए होगे, यहां पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। आप ध्यान में रखना यार, बीच से देखो तो समझ में नहीं आएगा। अब मान लो कि भाई एक बार मैंने प्लस का 2x ले लिया, एक बार माइनस का 2x ले लिया, एल माइनस एक्स, एक बार प्लस का 2x लूंगा तो क्या होगा कि मैं मान लो x को उस साइड भेज दूंगा, तो l इक्वल टू हो जाएगा 3x, एंड x हो जाएगा l/3, ये एक x माइनस का 2x, जब अब की बार मैं जब उसको इस साइड भेज दूंगा तो माइनस का 2x प्लस का x, तो आ जाएगा माइनस का x। तो अब x इक्वल टू माइनस एल, मतलब कि यार माइनस एल मतलब इस साइड है उस साइड तो हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, वो मैंने पहले ही लेके बता दिया था।
तो देखो ये ऑप्शन तो है आपका रॉन्ग, ये होगा करेक्ट। अब x का मान l/3 होगा। l/3 का मतलब l का 3 को डिवाइड करोगे ना तो वो बचेगा ना, तो वो होगा, मतलब कि यहाँ लगभग कोई यहीं पे इसी की जगह हो सकता है, उस साइड नहीं होगा, इस साइड ही होगा ज्यादा। तो ये इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से समझा देता हूँ। हमारे पास में 2 चार्जेस थे, एक ए पे एंड एक बी पे। इसको ना, ये है 4q एंड ये है q। हमको थर्ड चार्ज रखना है जिसके ऊपर नेट फोर्स 0 लगे, एकदम इक्विलिब्रियम में रहे, उसको कोई भी परेशान नहीं करे। तो मैंने एक बार यहाँ पे रखने का ट्राई किया, यहाँ पे रखा तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इसी डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स एक ही डायरेक्शन में होगा तो एड हो जाएगा, एड होगा तो 0 नहीं हो पाएगा। एंड उस साइड रखा तो भी दोनों पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव, तो रिपल्सन करेंगे तो 0 होगा नहीं, एड हो जाएगा। मैंने रखा बीच में रखा तो ये जो चार्ज है ये इस दिशा में एंड ये इस दिशा में। तो अब की बार अपोजिट दिशा में, अपोजिट है तो कट कटा के 0 हो सकता है। हमको लगा कि हाँ यार यहीं पे हो सकता है, तो हमने मान लिया कि भाई ये लेंथ है, ये है l। हमने मान लिया कि भाई इस q से x डिस्टेंस के ऊपर में हमने इस q को रख दिया और 0 होने का ट्राई करेंगे। देखो तो एक के क्यू एक्स मान लिया तो x का स्क्वायर एंड यहाँ पे l, इससे ये फोर्स लगाएगा तो ये डिस्टेंस l-x, ये पूरी l, ये l, तो ये हो गई l-x, तो ये l-x का स्क्वायर। अब इस प्रकार से मैंने इसे काट दिया एंड ये इक्वेशन है l-x इक्वल प्लस माइनस 2x। एक बार प्लस कर लिया, एक बार माइनस कर लिया, तो यहां तक आपको समझ में आ गया? समझ में आ जाना चाहिए यार, क्योंकि मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है समझाने के लिए, लेक्चर शूट करने के लिए। अगर समझ में आ रहा है, लेक्चर देखने में यार मजा आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तो आई होप गाइज यार आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आता है तो आपका क्या हक बनता है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है? तो अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मैंने समझा दिया, इसको रिलेटिव जो भी क्वेश्चन, तो मिलेंगे अब अगले वीडियो के अंदर। दोस्तों आप बोलोगे कि इस माइक को मैंने यहाँ पे क्यों लगाया है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, अगर यहाँ पे लगा था तो आवाज क्लियर नहीं आती। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।